कि क्या ये सभी त्रिकरण परिणाम समान है? तो नहीं कह रहे। सभी त्रिकरण परिणाम विशुद्धि अपेक्षा उनमें हीनादिकता है। अर्थात प्रथमोपशम के समय में जो विशुद्धि होगी उससे कई ज्यादा विशुद्धि अनंतानुबंधी की विसंयोजना के समय होगी, और अनंतानुबंधी के समय में जो विशुद्धि थी उससे कई ज्यादा विशुद्धि दर्शन मौखिक स्वप्ना के समय में है, और उस दर्शन मौखिक स्वप्ना के समय में जो विशुद्धि है उससे कई ज्यादा विशुद्धि उपशम श्रेणी चढ़ते समय में जो त्रिकरण होने वाला है उस समय में होगी। या ऐसा भी ले लीजिए, उपशम श्रेणी से भी ज्यादा विशुद्धि शपक श्रेणी के त्रिकरण में पाई जाएगी, क्योंकि कार्य की विशेषता है और कार्य की विशेषता के अनुसार वहां पर त्रिकरण तो हो रहे, नाम भी वही है, लेकिन वहां पर भी विशुद्धि में हीनादिकता समझनी चाहिए। ओके, हाँ, लेकिन वहां पर क्या होने वाला है, तो कह रहे यही सब जो प्रोसेस एक में समझी तो हर जगह पर इसी प्रकार के प्रोसेस फॉलो होगी। ओके, तो आइए, अब हमने कल अधः प्रवृत्तकरण देखा। अधः प्रवृत्तकरण हमने नाना जीवों के त्रिकालवर्ती नाना जीवों की अपेक्षा हमने समझा, तो हमने ये जाना कि परिणाम असंख्यात लोक पर प्रमाण है, और असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम अंतर्मुहूर्त काल में बांटे जाते हैं। तो इस प्रकार की वहाँ की व्यवस्था है कि समान समयवर्ती जीवों के परिणाम भी कुछ समान कुछ असमान पाए जाते हैं, और असमान समयवर्ती जीवों के परिणाम भी कुछ समान कुछ असमान पाए जाते हैं। अर्थात कोई आगे के समय में है, 4-5 समय में है, और कोई पहले समय में है, तो बहुत वेरी पॉसिबल कि दोनों जीवों के परिणाम या दोनों जीवों की विशुद्धि एक सरी की हो। ओके, ये अधः प्रवृत्तकरण में ऐसा हो सकता है। अब हम थोड़ा सा अपूर्वकरण में आते हैं। अपूर्वकरण में क्या कह रहे हैं ये भी एक समझेंगे। अधःकरण में हमने क्या किया था कि हमने वहां पर एक समय में हमने 4 बैचेस की थी। 4 बैचेस क्यों की थी? अर्थात वहां पर हमने खंड किए थे, और खंडों के माध्यम से हमने जाना था कि पहले समय में भी परिणाम अनेक है, और प्रत्येक खंड में दूसरे खंड में पहले खंड से भी अनंत गुना विशुद्ध परिणाम पाए जाते हैं। ऐसे पहले समय में ही इतने रेंजेस है। ओके, और जब दूसरे समय में जाते हैं तो अपने आप पहले समय के कुछ खंड के परिणाम दूसरे समय में भी पाए जा रहे हैं। ओके, तो ये अधःकरण की बात थी। वहां पर अनुकृष्टि रचना होती है, ये शब्द याद रखना। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, और 4 आवश्यक तो हमको मालूम है। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दोहराऊं कि 4 आवश्यक कौन से होते, कोई भी अपने सभा में जो कोई है देखकर बताइए, बिना देखे बताए तो शाबाश। क्या 4 आवश्यक होते, कोई बता सकता है? सुनील भैया बोलेंगे। हाँ, समय समय में अनंत गुणों की वृद्धि होना, अनंत अनंत गुणों में विशुद्धि बढ़ना, अनंत गुणा विशुद्धि, अनंत गुणा विशुद्धि, गुणा विशुद्धि। हाँ, और में स्थिति बंधापसन होता है, उसमें नवीन कर्मों का बंध का स्थिति का घटना। ओके, प्रत्येक समय में हाँ। बाद में प्रशस्त प्रकृति का अनुभाग अनंत गुना बढ़ना प्रत्येक प्रति समय। ओके, और बाद में अप्रशस्त प्रकृति का अनुभाग समय समय में अनंत गुना का घटना। ओके, ये 4 आवश्यक। ठीक है। उसमें जो प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग है वो चतुस्थानगत बढ़ता हुआ होता है, और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग है वो द्विस्थानगत घटता हुआ होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। ये 4 आवश्यक वहां पर होते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अधःकरण के जितने भी आवश्यक है, इनको आवश्यक कह रहे हैं, ये 4 आवश्यक है, तो ये 4 आवश्यक अपूर्वकरण में भी पाए जाएंगे। अर्थात जो कार्य अभी चालू हुआ था
वो कंटिन्यू होगा, मतलब आगे जो दूसरा करण है अपूर्व करण, उसमें भी ये आवश्यक होंगे ही होंगे। उसके साथ साथ और 4 आवश्यक होने वाले हैं। कहाँ पर? अपूर्व करण में। अब पहले अपूर्व करण की हम परिभाषा विचार करते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अपूर्व करण मतलब पहले समय में के परिणाम से दूसरे समय के परिणाम होंगे वे अपूर्व होंगे, अर्थात पूर्व में जो परिणाम थे वो परिणाम किसी भी जीव के नहीं पाए जाएंगे। क्या कहा? फिर से कहता हूं, पूर्व में जो परिणाम पहले समय में नाना जीवों के पाए जा रहे थे, अब दूसरे समय में अगर हम देखते हैं तो किसी भी जीव के पहले समय के परिणाम के साथ में कोई भी परिणाम मैच नहीं हो रहा है, अर्थात अनंत गुना ही विशुद्ध परिणाम दूसरे समय में पाया जा रहा है। जो दूसरे समय की जो रेंज है, दूसरे समय की रेंज है, उससे अनंत गुना विशुद्ध परिणाम तीसरे में पाए जा रहे। निष्कर्ष क्या है? तीसरे में दूसरे समय का एक भी परिणाम नहीं पाया जाएगा, अर्थात एक भी जीव ऐसा नहीं होगा जो दूसरे के विशुद्धि, दूसरे समय में जो विशुद्धि पाई जाती है उस प्रकार की विशुद्धि किसी भी जीव की नहीं पाई जाएगी। ओके, अर्थात दूसरे समय का जो जघन्य विशुद्धि है और पहले समय की जो उत्कृष्ट विशुद्धि है, फिर से लेट मी रिपीट, पहले समय की जो उत्कृष्ट विशुद्धि और दूसरे समय की जो जघन्य विशुद्धि, इनमें कितना फर्क है? कह रहे दूसरे समय की जो जघन्य विशुद्धि है ये अनंत गुना ज्यादा है। अनंत गुना हो, 1 गुना 2 गुना 3 गुना की बात नहीं चल रही है, अनंत गुना विशुद्ध ज्यादा है। विचारणीय बिंदु है कि किस जाति का एक समय में कितनी टेरिफिक विशुद्धि बढ़ती जा रही है, और इस विशुद्धि के बल पर आप देखो ये प्रकरण में से बहुत डेरिवेशंस निकलने वाले हैं, बहुत से हमको चिंतन की क्लैरिटी के लिए हमको बहुत पहलू मिलने वाले हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1, हम कहते हैं कि मुनिराज के ऊपर अब ये समझो इतना प्रकोप का काल है, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। अरे तुम उनको बेचारे समझते हो, वे हमको बेचारे समझते, थोड़ा समझना। वो कहते ये कितना मूढ़ जीव है कि एक तो शरीर में होने वाले संसर्ग को अपना मानता है, एक बात। वे तो ये कि उनकी प्रत्येक समय में विशुद्धि बढ़ती जा रही है, और उस विशुद्धि के बल पर उनकी सहज ही साता का ही उदय आते जाता है, असाता का उदय होता ही नहीं है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से तो हमको ख्याल में आएगा कि यहाँ पर गुण संक्रमण, गुण श्रेणी आदि कार्य होते हैं। तो वो गुण संक्रमण मतलब क्या? कह रहे हैं जो अप्रशस्त प्रकृतियां थी वे प्रशस्त रूप कन्वर्ट हो गई, सहज हो जाता है ऐसा। जब अप्रशस्त प्रशस्त रूप कन्वर्ट हो गई तो अभी सत्ता में क्या पड़ी साहब? सत्ता में अप्रशस्त कुछ पड़ा ही नहीं है, सत्ता में सब प्रशस्त ही पड़ा है। तो उदय में क्या आएगा? उदय में बट नेचुरल प्रशस्त ही प्रकृति आएगी। तो हम जो उपाय करते हैं बाहर की तरफ, कह रहे बाहर की तरफ उपाय नहीं है, बाहर से समेटना है और अंदर की तरफ आना है, ये उपाय है। देखो इतनी थ्योरी जो दी है हमको, इसका निष्कर्ष एक ही है कि उपाय बाहर नहीं करना है, उपाय अंदर करना है। और ये मूढ़ अज्ञानी जीव दिन रात अपना O2 देखेगा, BP देखेगा और बाकी और क्या क्या देखेगा, और अपना सब समय वहां पर बर्बाद कर रहा है। इतने समय अगर उपयोग
अपने अंदर की तरफ ढाल दे तो कितना कल्याण होगा ये समझता नहीं है। प्रत्येक समय की कीमत ये यहाँ के परिणामों के माध्यम से हमको समझनी चाहिए। एक एक समय का परिणाम अनंत गुना विशुद्धि लेकर आता है, अनंत गुना। वो उसकी वैल्यू हमने, ये तीर्थंकर भगवान या केवली भगवान ही जाने। अपन तो अनुमान से कह सकते कि अनंत गुना कहने के लिए अनंत गुना होगा अनंत गुना, लेकिन अनंत गुना अपने आप में बहुत बड़ी फिगर है। हमको एक विशुद्ध परिणाम से दूसरा विशुद्ध परिणाम करने के लिए कितना बल लगता है। हम देखो, जैसे सोचना है आज मुझे क्रोध नहीं करना है, इतना एक विशुद्ध परिणाम करने के लिए हमको कितना संघर्ष करना पड़ता है। फिर आज जो जो परिणाम होंगे, आज मुझे क्रोध नहीं करना है, विचार पूर्वक हमको कितना संकल्प करना पड़ता है, तब जाकर थोड़े से विशुद्ध परिणाम होंगे। उसमें डिग्री संख्यात गुना ज्यादा होगी। यहाँ कह रहे अनंत गुना विशुद्ध, बिना विचार किए सहज हो जाते हैं। ओके, ये ताकत समझ में आ रही क्या? आत्म दृष्टि की ताकत कितनी जबरदस्त है, ये यहां से ख्याल में आ रहा है। चलिए अब हम थोड़ा सा प्रकरण में आ रहे हैं। क्या देखा था हमने? अपूर्वकरण, दूसरे समय के परिणाम पूर्व के समय में अर्थात पहले समय से अपूर्व है। अपूर्व, पूर्व जैसे नहीं, अ मतलब नहीं, पूर्व जैसे मतलब तीसरे समय में परिणाम दूसरे समय जैसे नहीं होंगे। वेरी वेरी इजी बात ये बताऊं, और इसी का शब्दशः अर्थ अपूर्व ऐसा लगाया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या सबको? अपूर्व अर्थात पहले जैसे नहीं है। हम कहते हैं ना, तू पहले जैसा नहीं रहा, अर्थात तू अपूर्व हो गया। समझ में आ गया? तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे जीव के परिणाम जब ये अपूर्वकरण में आ जाता है तो पहले समय में जो परिणाम थे वो अब दूसरे समय में नहीं पाए जाएंगे। और नाना जीवों के परिणाम जो रेंज थी, मान लीजिए 1 to 100 की रेंज थी पहले समय में विशुद्धि की, अब दूसरे समय में अगर जाएंगे तो कह रहे हैं 1 to 100 नहीं, 101 to 200 वाली रेंज चालू होगी। अर्थात जघन्य परिणाम भी 101 होगा, 100 वाला परिणाम नहीं होगा। 100 और 101 में भी कितना फर्क है? अनंत गुना विशुद्ध है 101। समझ में आ रहा है क्या? ये थोड़ा सा हमको अर्थ समझना, इसी को अपूर्वकरण कह रहे हैं। ठीक है, अब और एक बात यहां पर समझाओ। जो अधःकरण में जितने परिणाम थे, कितने परिणाम थे? असंख्यात लोक प्रमाण, टोटल अधःकरण। हाँ, अधःकरण का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। ओके, अब वो अंतर्मुहूर्त काल में जितने भी नाना जीवों के त्रिकालवर्ती परिणाम है, कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम। कह रहे जस्ट गेस, एनीबडी कैन गेस कि अपूर्वकरण में अपूर्वकरण का काल कम होगा। फर्स्ट थिंग तो ये है, अपूर्वकरण का काल अधःकरण से संख्यात गुना हीन होगा, संख्यात गुना कम होगा, एक। और दूसरी बात, इसमें परिणाम कितने होंगे? परिणाम मतलब रेंजेस कितनी होंगी परिणामों की? एनी गेस? एनी गेस? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। ओके, इतनी तो बात पक्की है कि ज्यादा है, लेकिन ज्यादा कितना? असंख्यात लोक प्रमाण ज्यादा। मतलब क्या? पहले ही असंख्यात लोक प्रमाण थी और इसको अब असंख्यात लोक प्रमाण से मल्टीप्लाई कीजिए तो इतने सारे रेंजेस, इतने सारे परिणाम अपूर्वकरण के होने वाले हैं। अब मान लीजिए कि हमारा अंतर्मुहूर्त 16 समय का था हमारा अधःकरण का, और हम यहाँ का अंतर्मुहूर्त मानते हैं आधा है, 8 समय का है। तो 8 समय में जो 16 समय में परिणाम थे उससे असंख्यात लोक प्रमाण ज्यादा परिणाम हमको 8 समय में मिलने वाले। परिणाम मतलब वैरायटी या रेंजेस, हमको इतनी सारी ज्यादा रेंजेस दिखाई देने वाली है। ओके, ये और एक बात अपूर्वकरण में हो गई। 2 बातें कही, एक तो 3 बातें हो गई। एक तो अपूर्व परिणाम। ओके, दूसरी बात क्या कही कि यहाँ पर अंतर्मुहूर्त प्रमाण काल है, फिर भी ये अधःकरण से कितना काल है? संख्यात गुना कम काल है। संख्यात गुना मतलब अधःकरण का जो काल होगा उसको संख्यात से भाग दीजिए और जो कोई वैल्यू आएगी वो उतना काल अपूर्वकरण का होगा। ओके, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात कह रहे हैं कि यहाँ के परिणाम की या रेंजेस कितने हैं, परिणाम स्थान कितने हैं?
तो कह रहे असंख्यात जो अधःकरण का जो स्थान थे उससे भी असंख्यात लोक प्रमाण स्थान ज्यादा पाए जाएंगे। ये देखो एक लोक में ही असंख्यात प्रदेश है, तो इससे और उसको असंख्यात से मल्टीप्लाई किया, अब ये पूरा असंख्यात लोक प्रमाण को फिर से असंख्यात लोक प्रमाण से मल्टीप्लाई किया। आप इमेजिन करना कितने सारे स्थान बढ़ गए हैं, हमारे कल्पना में नहीं है। देखो कोई शुद्धोपयोग के लिए धारणा में बैठ जाए और इतने परिणाम ऐसे होते होंगे, उसकी उपयोग कितना उन परिणामों में कितने प्रकार के होंगे उसमें अटक जाएगा, तो कितना चिंतन के लिए उसके पास प्रमेय मिल जाता है। इसलिए सम्यक्त्व में बोलो 4 प्रकार के सम्यक्त्व है ना, आज्ञा सम्यक्त्व, हाँ नहीं वे 10 है नहीं क्या, तो क्या था ये, धर्म ध्यान होगा, आज्ञा विषय धर्म ध्यान, बराबर, आज्ञा विषय धर्म ध्यान, फिर और कौन सा है, विपाक विषय कर्म धर्म ध्यान, फिर संस्थान विषय धर्म ध्यान, और एक है, तो इसमें से आज्ञा विषय तो अपाय विषय, ठीक है, कर्म का उदय, तो 3 आप अगर विचार करो 3 तो कर्णानियों को लेकर है। इसका मतलब विचारणीय बिंदु और एक है कि कर्णानियों के विषय को चिंतन में अगर कोई जीव लेता है तो उसको सम्यक्त्व की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा हो जाती है। ये मैं डिराइव कर रहा हूं, कैसे डिराइव किया हमने, वो धर्म ध्यान का, और धर्म ध्यान किसको होता है, सम्यक दृष्टि को होता है। कहने की बात यह है, और तो सम्यक दृष्टि को होता है तो जो सम्यक दृष्टि होना चाहता है उसके भी होगा। समझ में आ रहा है क्या, जो सम्यक दृष्टि के लिए एप्लीकेबल है वो जो सम्यक दृष्टि होना चाहता है उसके लिए वो सब बातें एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। असंख्यात लोक प्रमाण गुणा असंख्यात लोक गुण प्रमाण, इतने परिणाम अपूर्वकरण में पाए जाएंगे। ठीक है, अपूर्वकरण की चर्चा चल रही, हम इसको अब गुणस्थान नहीं कहेंगे, कुछ नहीं, हम मात्र अपूर्वकरण कहेंगे। हमको जहां लगाना है वैसे लगा सकते हैं, लेकिन हम उसको अभी मात्र अपूर्वकरण कहेंगे। करण मतलब परिणाम, और विशुद्ध विशेष विशुद्ध परिणाम को करण कह रहे हैं यहां पर। ठीक है, चलिए अब मुकेश भैया अगर आप पंचलब्धि का बुक ओपन कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए, तो हमको वहां से थोड़ा बहुत देखना है अगर पॉसिबल है तो। हाँ बोलिए ना। ये अपूर्वकरण में जैसे बोले असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम ज्यादा है, मतलब फिर प्रकृतियां भी उसी रेशियो में रहेगी। परिणाम मतलब रेंजेस है भैया, मतलब क्या, इन शॉर्ट आपको बोलूं कि 1, 1.1, 1.2, 1.3 ये स्थान बनाए उन्होंने, और प्रत्येक स्थान इतने हैं कि जैसे वहां पर 1 to 100 में 100 ही स्थान पाए गए, लेकिन अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 100 into 100 में ही अभी जीव तो उतने ही है, फिर आपने स्थान कैसे ज्यादा बनाए, स्थान इस प्रकार बनाए कि 1 के ही 10 भाग कर दिए, 2 के 10 भाग कर दिए, 3 के 10 भाग कर दिए, तो रेंजेस पाई जा रही है। मतलब पहले इतना डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, 1, 2, 3, 4 ऐसे रेंजेस पाई जा रही थी। अब 1.1, 1.2, 1.3 इसमें भी अनेक जीव पाए जाते हैं, तो इस प्रकार यहाँ पर स्थान बढ़ गए। स्थान बढ़ने से परिणाम को भी आइडेंटिफाई करने के लिए ज्यादा परिणाम दिखाई दे रहे हैं। समझ में आया, क्योंकि जीव तो उतने ही है ना, मान लीजिए 100 जीव है और 100 स्थान है, तो वो तो अधःकरण में हो गया। अब यहाँ पर 100 जीव है लेकिन स्थान 100 into 100 मतलब कितने, 10,000 स्थान हो गए। कैसे हो गए, हमने 1 को 1.1 से 1 to 1.10 कर दिया, तो अपने आप स्थान बढ़ गए, और वे स्थान विशेष है, मतलब उसमें विशुद्धि दोनों स्थान में बहुत फर्क होगी, तभी तो जाकर स्थान बने हैं। ओके, ये ऐसे ही स्थान नहीं बने हैं, इसमें विशुद्धि भी विशेष पाई जाएगी, इस अपेक्षा से वे स्थान बनेंगे। चलिए पेज नंबर 1,
हाँ जी, पेज नंबर 128 पर आ जाइए। 128। देखिए, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर टोटल परिणाम मान्य है 4096। कितने हैं? 4096। कोई प्रश्न करेगा 4096 क्यों नहीं, 3072 जो पहले किए थे वैसे क्यों नहीं किए, या उसको असंख्यात लोक प्रमाण से मल्टीप्लाई करो। देखो, ये अंक संदृष्टि है। अंक संदृष्टि मतलब क्या? कुछ कैलकुलेशंस करके डिराइव करके आ गए हैं परिणाम, तो उसके अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अंक संदृष्टि इसलिए होती है कि वो हमको एक परिणामों की हमको एक अनुमान वहां से मालूम पड़े कि जीव के परिणाम किस जाति के होंगे और क्या होगा। तो यहाँ पर पहला अजम्पशन क्या है? 4096 परिणाम है, जो कि होने कितने चाहिए थे? असंख्यात लोक प्रमाण गुना असंख्यात लोक प्रमाण, इतने परिणाम। मान लीजिए असंख्यात लोक प्रमाण ही होगा, वो ज्यादा क्या है, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होंगे। ओके, उसको कितना हमने माना है? 4096, 4096। ओके, एक बात तो ये हो गई। अधःकरण में हमने काल कितना माना था? 16 समय का काल माना था, जो कि था कितना? अंतर्मूर्त। ओके, अब अब हम अपूर्वकरण में आते हैं। तो अपूर्वकरण में काल कितना है? तो कह रहे हैं कि उससे संख्यात गुना हीन काल है। तो हमने माना है कि वहां पर 8 समय का, कितना? 8 समय का काल माना है। वहां पर 16 समय था, तो यहाँ पर 8 समय। हालांकि ये भी अंतर्मूर्त ही होता है, लेकिन अधःकरण के अंतर्मूर्त से ये अंतर्मूर्त संख्यात गुना कम है, अर्थात उसको संख्यात से डिवाइड करो, जो कोई वैल्यू आएगी उतना काल अपूर्वकरण का होगा। ओके, हमने कितना माना? 8 समय। ये दूसरी बात हो गई। अब कह रहे हैं कि पहले समय में हम कितना परिणाम मानेंगे? तो कह रहे हैं कि हम मानेंगे टोटल पहले समय में 456 परिणाम, 1 से लेकर 456 तक परिणाम पाए जाएंगे। अर्थात 1 ये भी एक परिणाम है, 2 ये भी एक परिणाम है, 3 ये भी एक परिणाम है। ऐसा करते करते 456 तक परिणाम पाए जाएंगे। अर्थात क्या निकल रहा है इसमें से? पहले समय में भी किसी एक जीव के परिणाम 1 डिग्री विशुद्धि वाला है, किसी एक जीव के 2 डिग्री विशुद्धि वाला है, किसी जीव के 3 डिग्री विशुद्धि वाला है, और आपस में भी ये अधिक अधिक विशुद्ध है। और क्या कह रहे हैं? 1 डिग्री विशुद्ध का परिणाम और 456 डिग्री विशुद्ध वाला परिणाम, इनमें क्या फर्क, इनमें कितनी विशेषता है? कह रहे हैं अनंत गुना विशुद्ध परिणाम, पहले से अनंत गुना विशुद्ध परिणाम 456 वाले के होंगे। पहले ही समय में है, अपूर्वकरण के ही है। तो और क्या बात निष्कर्ष हो गई? समान समयवर्ती जीवों के परिणाम कुछ समान कुछ असमान। ओके, जो अब अधःकरण में थी वो तो यहाँ पर लागू हो गई। ठीक है, अब दूसरे में आते हैं। अब ये दूसरे समय में आ गए। दूसरे समय में क्या करना? जैसे वहां पर अधःकरण में हमने एक चय प्रमाण ऐड किया था, एक चय ऐड किया था कि नहीं किया था? वैसे ही यहां पर भी एक चय ऐड करना है। अब यहाँ पर एक चय की वैल्यू कितनी ली है? 16। कितनी ली है? 16 यह हमारी चय की वैल्यू है। तो क्या करेंगे? दूसरे समय में परिणाम कितने होंगे? पहले समय में थे कितने? 456। तो दूसरे समय में कितने परिणाम पाए जाएंगे? 456 प्लस 16 कितने हो गए? 472, 472 परिणाम हो गए। अब क्या करना? 456 का अगला नंबर क्या है? 457। तो 457 से आगे काउंट कितनी बढ़ानी है? 472 नंबर्स आगे जाना है।
तो 472 नंबर्स मतलब कितना, 928 आ जाता है। कितना आता है, 928। तो 472 नंबर्स हम आगे जाते, अर्थात 472 परिणाम पाए जाएंगे। निष्कर्ष क्या हो रहा है, पहले समय में जितने परिणाम थे उसमें एक चय अपने आप में असंख्यात ही होगी वैल्यू, लेकिन हमने कितनी मानी है, 16। तो असंख्यात परिणाम एक्स्ट्रा है दूसरे समय में, अर्थात वैरायटी बढ़ रही है। ये समझ में आ रहा है क्या। अब तीसरे में आ गए। तीसरे में क्या होगा, तीसरे में भी एक चय ऐड कीजिए, अर्थात अब 472 था, 472 प्लस एक चय कितना है, 16। तो कितने हो जाएंगे, 488। तो 488 नंबर्स हम आगे जाएंगे। कहाँ से आगे बढ़ना है, 928 के आगे 488 नंबर्स आगे जाना है। कितने आएंगे, 929 से लेकर 1416, 1416 ऐसे हमको तीसरे समय में हमको परिणाम पाए जाएंगे। ओके, अब हम ये चार्ट उसी प्रकार आगे बढ़ता गया। मैं अभी उस चार्ट को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 8वें समय में जो परिणाम है वो टोटल परिणाम बढ़ते बढ़ते एक चय बढ़ते बढ़ते 8वें समय में 568 परिणाम है, और वे 3529 से लेकर 4096 इस रेंज में पाए जा रहे हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया। मैं फिर से एक बार रिपीट करूँ तो, और किसी ने मिस आउट किया होगा तो फिर से पकड़ ले। थोड़ा सा उपयोग, मनोयोग देकर सुनना है। हमने क्या किया कि टोटल 4096 परिणाम हमने अज्यूम किए। हमने काल अज्यूम किया 8 समय का, अर्थात हमको 4096 परिणाम हमको 8 समय में डिवाइड करने हैं। तो हमने क्या किया, पहले समय में परिणामों की रेंज कितनी डिसाइड की, 1 से लेकर 456 तक हमने पहले समय में अज्यूम की। ओके, हमने और एक अजम्पशन किया कि दूसरे समय में एक चय प्रमाण बढ़ता है। चय अपने आप में असंख्यात की वैल्यू है, हमने यहाँ पर माना है 16 माना है। तो एक चय से बड़े मतलब क्या, अब दूसरे समय में परिणामों की रेंज कितनी होगी, तो कह रहे 456 प्लस 16 दैट इज 472। 472 परिणाम दूसरे समय में पाए जाएंगे। तीसरे समय में कितने परिणाम पाए जाएंगे, तो कह रहे 472 प्लस 16 दैट इज 488। ऐसे तीसरे समय में परिणाम पाए जाएंगे। ये तो हो गए परिणाम, लेकिन क्या पहले समय के परिणाम सेकेंड समय में दिखाई देंगे, नहीं। सेकेंड समय में नवीन परिणाम होंगे, अर्थात 456 वाला स्थान था, अब अगला स्थान 457, वहां से परिणाम स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि 466 वाले का परिणाम और एक नंबर वाले के परिणाम, इसमें कुछ समानता है या आसपास है क्या, बहुत दूर है, तो कह रहे अनंत गुना विशुद्ध परिणाम है। मतलब एक की विशुद्धि और 456 के स्थान पर बैठे हुए जीव की, पहले समय के जीव की विशुद्धि, इनमें भी अनंत गुना विशुद्धि में फर्क है। एक बात ये हो गई। और दूसरे समय में आ गए, तो दूसरे समय में 1 to 456 में कोई भी परिणाम नहीं पाया जा रहा है, डायरेक्टली 457 के आगे का ही परिणाम पाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 457 और 456 में क्या रिलेशन है, तो कह रहे 457 का परिणाम अनंत गुना विशुद्ध है। किससे, 456 से। ओके, अर्थात पहले समय का जो उत्कृष्ट परिणाम है वो दूसरे समय के जघन्य परिणाम से भी अनंत गुना कम विशुद्ध है। ओके, ये समझ में आया। ऐसे ही उत्तर पूरे चार्ट में हम लगा सकते हैं। अब हम यहां पर नोटिस कर रहे हैं, भैया थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए नीचे। ये हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर जो चाल है,
चाल जो है, परिणामों की चाल जो दिखाई दे रही है, ऐसे सर्पवत दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है? सर्पवत, सर्प के चालवत दिखाई दे रही है। तो यहाँ के परिणामों को सर्प चाल कहा जाता है। ओके, इसे सर्प चालवत इस परिणाम को, मतलब ये जो विशुद्धि का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, ये सर्प की चाल के वत दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर आप अगर इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते तो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाता, लेकिन अनुमान कीजिए कि ये ग्राफ पेपर है और ग्राफ पेपर में उन्होंने पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय ऐसे ब्लॉक्स में, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर्स का एक ब्लॉक है, वो पूरा एक समय का ब्लॉक है। फिर 10 सेंटीमीटर का दूसरा ब्लॉक है, वो दूसरे समय का ब्लॉक है। फिर 10 सेंटीमीटर का तीसरा ब्लॉक है, वो पूरा अखंड तीसरा ब्लॉक है। अब क्या किया, पहले समय में उन्होंने प्लॉटिंग चालू की, प्लॉटिंग करना चालू की परिणामों की। तो 1 से लेकर 456 तक परिणाम बढ़ते गए। अब थोड़ा सा आप नोटिस करना, अगर ये प्लॉट देखोगे तो आपको पहले समय का जो 10 सेंटीमीटर 10 mm का जो प्लॉट है, वो स्क्वायर है, उसमें आप नोटिस करोगे कि 5 तक ही बढ़ गया है और वहां पर ही अनंत गुना विशुद्ध हो गए हैं। ओके, और 456 से लेकर 457 तक देखिए, वहां पर एक ही परिणाम बढ़ा है, एक ही परिणाम बढ़ा है, लेकिन वो भी अनंत गुना विशुद्ध हो गया है। देखो समझ में आ रहा है क्या? इसलिए इसको सर्प की चालवत कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि 456 ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करते तो 456 कहाँ आता, 457 के जस्ट नीचे आता, लेकिन ऐसा नहीं आया है। 456 देखो पहले स्क्वायर के बीच में आया है और 457 बराबर दूसरे समय के प्लॉट के बराबर बॉटम में आया है। अब देखिए वहां पर भी आप थोड़ा देखिए, 928 का प्लॉट देखिए, 928 कहाँ दिख रहा है? दूसरे समय के बीच में दिखाई दे रहा है। और 929 कैसा होगा? थोड़ा सा यहाँ पर हीनादिक हुआ है, लेकिन हमको तो उसको प्रॉपरली तीसरे समय का बॉटम में देखना है। उसको इमेजिन ऐसे करना है, तीसरे समय के बॉटम में देखना है। और 928 दूसरे समय के बराबर बीच में दिखाई देगा। ऐसे ये परिणाम होंगे। तो ये क्या हो गया? सर्प के चालवत। ओके, ये चालवत क्यों? 928 और 929 में क्या फर्क? अनंत गुना विशुद्ध है। ओके, तो अनंत गुना विशुद्ध मतलब वो टेपरिंग ग्राफ होगा, जस्ट अबाउ दैट नहीं होगा, ऐसा जस्ट उसके ऊपर का पॉइंट नहीं होगा, ये बराबर परिणाम बढ़ते जाएंगे। ये उसकी तरफ से वो अंडरस्टैंडिंग हमको करनी चाहिए। ओके, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? सर्प की चालवत यहाँ पर परिणाम बढ़ रहे हैं। अपूर्वकरण, पूर्व इसमें क्या हो गया? समान समयवर्ती जीवों के परिणाम, बोलिए मेरे साथ बोलिए, कुछ समान कुछ असमान। क्यों? क्योंकि 1 से 456 में रेंजेस है, बहुत स्थान है, तो कुछ किसी का 1 है, किसी का 456 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, ऐसे कितने हैं? अनेक परिणाम है। ओके, अब हम दूसरे समय में आ गए। दूसरे समय में 1 से 456 के बीच का कोई परिणाम है क्या? नहीं है। तो क्या कहेंगे? असमान समयवर्ती जीवों के परिणाम सर्वथा असमान। ठीक है, असमान समयवर्ती जीवों के परिणाम सर्वथा असमान। ठीक है, और समान समयवर्ती, अभी मान लीजिए सेकंड समय का ही हम देख रहे, तो समान समयवर्ती जीवों के परिणाम कुछ समान कुछ असमान, वो तो बैठ ही रही है बात, लेकिन असमान समयवर्ती जीवों के परिणाम सर्वथा असमान पाए जा रहे हैं। ओके, तो ये क्या हो गया? ये अपूर्वकरण की बात हो गई। अपूर्वकरण, अधकरण हो गया, अपूर्वकरण हो गया। अब यहाँ पर 4 आवश्यकों की चर्चा करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने योग्य बिंदु है, इसलिए इसको भी हम चर्चा में लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर भी उपयोग देना पड़ेगा, क्योंकि
इजीली समझ में नहीं आएगी, थोड़ा सा उपयोग देना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ तक समझ में आया। हाँ, चय से ऐड हो गया, ये सबको समझ में आ गया है। ओके, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मतलब आपको इसमें से कुछ कम समझ में आया है तो मुझे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं है कुछ शंका? ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि 4 आवश्यक यहाँ पर अपूर्वकरण में भी होते हैं। अधकरण में कितने हो रहे थे? 4 हो रहे थे। ओके, और उसके पहले अगर प्रथमोपशम का काम चल रहा है तो प्रायोगिक लब्धि में बहुत कुछ हो गया है। हमने प्रायोगिक लब्धि की चर्चा नहीं की है, हम तो डायरेक्टली त्रिकरण परिणामों को समझ रहे हैं। अब यहाँ पर भी 4 आवश्यक होने वाले हैं। 4 आवश्यक के नाम पहले बता दूं। पहला है गुण श्रेणी। एक क्या है? गुण श्रेणी। गुण मतलब गुणाकार रूप से, श्रेणी मतलब सीढ़ी, लैडर के रूप में। ओके, गुण श्रेणी। दूसरा गुण संक्रमण। दूसरा क्या है? गुण संक्रमण। 2 बातें हो गई। पहला क्या था? गुण श्रेणी। दूसरा गुण संक्रमण। तीसरा स्थिति कांडक घात। फिर से बोलिए मेरे साथ, आप रिपीट करेंगे तो आपका उपयोग भी बना रहेगा और धारणा में बैठेगी बात, इसलिए आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप विषय के साथ जुड़ पाओगे, नहीं तो मुश्किल है इस विषय के साथ में जुड़ना। कितने भी फिर पढ़ो अकेले में नहीं समझ में आती है बात। तो तीसरा आवश्यक क्या है? स्थिति कांडक घात। ओके, और चौथा अनुभाग कांडक घात। चौथा क्या है? अनुभाग कांडक घात। ओके, इसमें अभी 2-3 शब्द, हम 4 शब्द हमको समझने हैं। क्या? गुण श्रेणी मतलब क्या? मालूम नहीं। गुण संक्रमण मतलब क्या? मालूम नहीं। फिर स्थिति कांडक घात, 3 शब्द है। स्थिति कांडक घात। घात मतलब नाश करना, ठीक है। कांडक मतलब टुकड़ा करना, और किसका टुकड़ा किया? स्थिति का टुकड़ा किया। ओके, स्थिति का टुकड़ा करके उसका घात करना। ओके, जैसे हम कहते हैं ना, यदि शत्रु सीधे उंगली से मान नहीं रहा है तो उसको उसकी ताकत कम कर करके उसको नाश करो। उसकी ताकत कम करो, मतलब जो उसके स्ट्रांग पॉइंट्स है उनको उससे हटा दो, बराबर शत्रु आपका खत्म हो जाएगा। तो ये स्थिति कांडक घात। और क्या है? अनुभाग कांडक घात। अनुभाग कांडक घात, ठीक है। अनुभाग मतलब शक्ति को कम करना। स्थिति मतलब काल को कम करना। 2 बातें हो गई। एक तो स्थिति मतलब काल को कम, कांडक के माध्यम से कम करके घात करना, और अनुभाग को शक्ति के अंश को भी कम करके उसको ऊपर में से हटा देना, ठीक है। चलिए तो ये 4 बातें हैं: गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात। अब पहले की चर्चा करेंगे, गुण श्रेणी की। ओके, गुण श्रेणी मतलब पंक्ति मतलब स्ट्रेट लाइन, सीढ़ी। ओके, और गुण मतलब क्या? गुणाकार रूप से पंक्ति में क्या करना है? कम करते लाना है। क्या कम करते लाना है? निषेकों को कम करते लाना है। अब फिर से प्रश्न खड़ा होगा, व्हाट इज निषेक? बराबर है। तो निषेक मतलब क्या है कि एक समय में कितने कर्म खिरने वाले हैं उसका वो जो स्टैक है वो पक्का है। तो वो जो स्टैक है उसको हम निषेक कहते हैं। जैसे हम किसी गोडाउन में जाएंगे तो गोडाउन में क्या करते हैं?
एक कट्टे के ऊपर दूसरा कट्टा, दूसरे कट्टे के ऊपर तीसरा कट्टा, तीसरे कट्टे के ऊपर चौथा कट्टा, ऐसा क्या करते हैं, स्टैक करते हैं। अब गोडाउन में माल कौन सा पहले उतारते हैं, तो ऊपर वाला माल निकालते हैं। लेकिन हमारे उदाहरण में जो सबसे नीचे वाला होगा, सबसे नीचे मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसा स्टैक है, तो सबसे नीचे वाला जो स्टैक होगा उसको बाहर निकाला जाता है। ओके, हमारे उदाहरण में इस प्रकार चलेगा, एक के ऊपर ऐसे कर्मों के स्टैक्स, निषेक, उसको निषेक कहते हैं। तो ये निषेक है। देखो, ये कल्पना की बात है, आत्मा की सत्ता में ऐसा कोई स्टैक लगाकर कोई कर्म बैठा नहीं है। ये तो हमारे इमेजिनेशन के लिए ये सब बातें चल रही है। कर्म तो यत्र तत्र सब जगह पर बिखरे हैं और बराबर अपना समय आने पर खिर जाते हैं। उदयावली में आ गए, उदयावली में आकर अपने समय में आकर खिर जाते हैं। वहां पर ऐसा कोई लाइन या पंक्ति लगानी नहीं पड़ती है। लेकिन समझने के लिए इसको इसी रूप में, निषेक के रूप में ही यहाँ पर समझाया जाता है, नहीं तो समझ के बाहर है ये विषय। तो इसलिए निषेक, निषेक मतलब क्या, स्टैक्स में कर्म ऐसे पंक्तिबद्ध, ऐसे एक लाइन में बैठे हैं। ओके, बैठे हैं मतलब अवेलेबल है। जब उनका काल आएगा वे उदय में आकर खिर जाएंगे, फल देंगे और उदय में आकर खिर जाएंगे। अब क्या कह रहे हैं, गुण श्रेणी, ये पंक्तिबद्ध जो थे, कहा गया, हाँ, पंक्तिबद्ध निषेक थे, उनको क्या किया था, उनको उन निषेकों को नीचे लाना, नीचे लाना। किससे नीचे लाएंगे, तो कह रहे विशुद्ध परिणामों के माध्यम से। जो ऊपर है, ऊपर के कर्मों को नीचे लाना, नीचे उदय में लाना। तो ये कह रहे ये जो प्रोसेस है इसको गुण श्रेणी कहते हैं। मैं फिर से समझाऊं, मुझे पहले एक फिगर देखने दीजिए, कोई फिगर है क्या। इसमें है फिगर पीछे। देखिए, पेज नंबर 45 निकालिए भैया, पहले पेज नंबर 45, अगला पेज देखिए। हाँ, बस बस वो ऊपर वाला फिगर, और ऊपर थोड़ा सा चलिए। नहीं नहीं नहीं, और ऊपर, हाँ, पहले पेज पर, और ऊपर, हाँ हाँ, और ऊपर 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 ऊपर, हाँ जी, बस बस बस। अब देखिए यहां पर वो क्या है, ऐसे स्टैक्स में सब कर्म खड़े हैं। ओके, तो कह रहे पहला समय मतलब पहला लाइन मतलब प्रथम निषेक, दूसरी लाइन मतलब द्वितीय निषेक, तीसरी लाइन मतलब तृतीय निषेक। इस प्रकार अपन यहाँ पर समझेंगे। ओके, तो ये निषेक हो गए, ये इस प्रकार स्टैक में पड़े हैं कर्म। जस्ट एक इमेजिनेशन के लिए ये फिगर है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये अब निषेक में जो ऊपर है ना, भविष्यकालीन स्थिति निषेक, उन भविष्यकालीन निषेकों में से भी कुछ कर्मों को क्या किया जाता है, वर्तमान में घुसा दिया जाता है, वर्तमान में ऐड किया जाता है, और उस पर्टिकुलर प्रोसेस को गुण श्रेणी कहते हैं। क्या कहा, मतलब ऊपर के निषेक को वर्तमान में उदयावली या उदयावली के जस्ट बाहर कर्मों के साथ में लाकर जोड़ देना, इसको गुण श्रेणी कहते हैं। मेरा एक प्रश्न है, मान लीजिए मेरा कोई 100 वर्ष के बाद में कोई कर्म उदय में आने वाला है, और उसको मैं अब 5 मिनट के बाद में उसको सत्ता में लेके आ जाऊं, 5 मिनट के बाद की सत्ता में लेकर आ जाऊं,
तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक टेक्निकल टर्म है, उस टेक्निकल टर्म का कोई नाम बता सकता है? अपकर्षण। बहुत अच्छा, अपकर्षण। तो मतलब ऊपरी स्थिति वाले कर्मों ऊपरी कर्मों की स्थिति को कम करके नीचे वाली स्थिति में लेके आना, इसको अपकर्षण कहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है गुण श्रेणी में? आज हाँ बोलिए। उसका अनुभाग कम हो रहा है या स्थिति? उसकी अभी अभी अपन गुण श्रेणी ही अभी देखेंगे। वैसे देखा जाए तो ये साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, अर्थात अनुभाग भी उसका बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी अपनी ताकत भी होगी। तो अपने आप देखो, ऑलरेडी वर्तमान में पड़े हैं निषेक, प्लस ऊपर से कुछ माल मिल गया, तो अपने आप अनुभाग बढ़ने वाला है। एक बात तो ये है, लेकिन दूसरी बात क्या है, हम ये भी देख रहे हैं क्या हो रहा है, अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों का क्या हो रहा है, उसका द्विस्थानगत क्या हो रहा है, बंधाप अनुभाग बंधापसरण स्थिति बंधा क्या हो रहा है? प्रशस्त का बढ़ रहा है। हाँ, प्रशस्त का बढ़ रहा है और अप्रशस्त का घट रहा है, तो वो भी साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो एक मिक्स्ड हमको मिलेगा, लेकिन हम एक साथ सबकी चर्चा कैसे करेंगे? तो एक एक की चर्चा करना है और अनुमान के स्तर पर सबको एक साथ होते हुए विचार करना है। ओके, तो अनुभाग भी बढ़ेगा, अनुभाग घटेगा भी, यथा योग्य हमको समझना है। मतलब वो तो जीव आत्म सन्मुख परिणाम कर रहा है ना, तो अपने आप यहाँ पर विशुद्धि बढ़ती जा रही है और स्थिरता बढ़ती जा रही है। तो अप्रशस्त में तो हानि होगी और प्रशस्त में वृद्धि होगी, एक बात तो ये होगी। और प्लस सबकी स्थिति तो कम ही होते जा रही है, अप्रशस्त हो या प्रशस्त हो, सबकी स्थिति तो कम ही करते जा रहा है। लेकिन अनुभाग में पॉजिटिविटी प्रशस्त की ज्यादा होती जाएगी, उसकी फलदान शक्ति ज्यादा होगी, और अप्रशस्त की कम होती जाएगी। ये तो होने वाला है। आइए तो अपूर्वकरण की बात करते हैं इसमें। भैया फिर से आ जाइए पेज नंबर 129 पर। मुझे जो समझाना था, बस एक रिप्रेजेंटेटिव मुझे समझाना था, तो वो आ गए। 129 पर आ जाइए। क्या हो रहा है, मैं यहाँ से एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ और उसका फिर हम विश्लेषण करेंगे। कल जैसा हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं पैराग्राफ ही पढ़ता हूँ और उसका ही विश्लेषण करेंगे। उसमें मतलब गुण श्रेणी में वर्तमान समय से लेकर एक अवधि काल तक के निषेक को उदयावली कहते हैं। पहले तो उन्होंने उदयावली समझाया। क्या? एक समय से लेकर एक अवधि तक के काल को उदयावली कहते हैं। अर्थात उदयावली कितने समय की होती है? एक अवधि कितने समय की है वैसे? एनीबडी? असंख्यात समय। इसको एक पर्टिकुलर टर्म है, जघन्य युक्त असंख्यात समय। कितने? जघन्य युक्त असंख्यात की जो वैल्यू है, उतने समयों की एक अवधि होती है और अपने आप में असंख्यात है। ठीक है, तो कह रहे एक अवधि समान प्रमाण जितने भी निषेक होंगे। अभी असंख्यात समय के असंख्यात स्टैक्स है। ओके, और एक स्टैक में अनंत कर्म परमाणु है, और इसको कौन मैनेज करता होगा? मैं भी, जीव भी मैनेज नहीं करता है, ना कोई भगवान मैनेज करता है, वो अपने आप स्वयं मैनेज होने वाली वस्तु है। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि एक अवधि प्रमाण जो निषेक होते हैं उनको उदयावली कहते हैं। ऊपर अब उदयावली के ऊपर, उदयावली मान लीजिए इतनी है। ओके, अब इसके ऊपर जो कुछ है ये क्या कहेंगे? उदयावली के ऊपर है। और एक बताओ, उदयावली में जितने निषेक आ गए वे तो 100% खिरते ही खिरते हैं। उनमें फिर
उत्कर्षण अपकर्षण होता नहीं, वो उसका जो फल होता है वो देकर चला जाता है। देखो अब क्या कह रहे हैं, ऊपर के निषेकों को उपरितन स्थिति कहते हैं। मतलब उदयावली के ऊपर जो निषेक है उनको क्या कह रहे हैं, उनका टर्म है उपरितन स्थिति। ओके, परिणामों की विशुद्धि के निमित्त से सत्ता में पड़े हुए कर्मों का अपकर्षण होता है, अर्थात उनकी स्थिति कम होती है। मैंने कहा ना 100 वर्ष की स्थिति को मैंने 5 मिनट पे लाया, तो ये क्या हो गया, उदयावली। उदयावली मतलब क्या, एक अवली। एक अवली इज नॉट इवन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के ऊपर जो कोई निषेक होंगे वहां तक मैं ऊपर के कर्मों की स्थिति को नीचे लेकर आ सकता हूं। अर्थात ऊपर में जो कर्म के निषेक थे उन निषेकों को ऊपर से उठाना और नीचे लेके आना, इसको कोई फिजिकल काम नहीं करना है। लेकिन इमेजिन करो कोई फिजिकली ऐसा काम कर रहे कि ऊपर का माल नीचे वाले स्थानों में लेकर आना है। ओके, तो इसको क्या कह रहे हैं, इसको गुण श्रेणी कह रहे हैं। ऊपर के निषेकों के परमाणु की स्थिति घटने के कारण वे नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं। यहाँ ऊपर नीचे जो बताया जाता है वे समझने के लिए बताया जा रहा है, कर्म कहीं कतार में खड़े नहीं है। अपकर्षित हुए परमाणु जिन विवक्षित पंक्तिबद्ध निषेकों में गुणित प्रमाण से दिए जाते हैं उतने निषेकों की गुण श्रेणी रचना होती है। अब क्या हो गया, जहां जहां वे ऊपर के निषेक निकालकर जिन जिन निषेकों में दिए वहां पर गुण श्रेणी रचना हो गई है। इन शॉर्ट यहां पर यह समझना है, अगले पेज पर इसका डायग्राम है, मैं उसके पहले आपको समझाऊं। जैसे वो स्टैक ऐसा था, 1 2 3 4 5 6 ऐसा था। ओके, इतना था। ओके, अब ऊपर का माल नीचे आने लग गया तो क्या हो गया, ये थोड़ा सा ऐसा हो गया। ऐसा समझ में आया, थोड़ा सा यहां पर टेपर आ गया। मतलब क्या, इस पैच में, इस पर्टिकुलर पैच में क्या हो गए, अनेक निषेक आकर मिलने लग गए। तो इन शॉर्ट ये उदराकार या घड़ाकार ऐसी एक व्यवस्था होने लग गई। कर्म जो स्ट्रेट निषेक वाला पैच चल रहा था वो ऐसा बढ़ के ऐसा हो गया। ओके, समझ में आया। तो अब अगले पेज पर आ जाइए भैया, उसका एक फिगर है, वो फिगर के माध्यम से हमको थोड़ा सा समझ में आएगा, क्योंकि फिगर देखते हैं तो ज्यादा जल्दी समझ में आ जाता है। अगले पेज पर 130 पर है, 130 के नीचे एकदम बॉटम में। अब देखिए क्या हो रहा है, अपकर्षित किए परमाणु जिन विवक्षित पंक्तिबद्ध निषेकों में गुणित प्रमाण से दिए जाते हैं उतने निषेकों की गुण श्रेणी रचना होती है। एक समय में जितने परमाणु गुण श्रेणी में दिए जाते हैं उनका बंटवारा किस तरह होता है उसे देखते हैं। अगला पेज आ गया क्या, 130 पर आ जाइए भैया। हाँ जी, और नीचे और नीचे। हाँ जी, हाँ ये देखिए, हाँ यहां पर क्या हो गया, वैसे पहले एक रेक्टेंगुलर, आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, पहले रेक्टेंगुलर आकार में निषेक थे। ओके, सब जगह पर एकदम इक्वल अमाउंट में होंगे, ऐसे हम कल्पना करते हैं। ओके, अब क्या हो गया, ऊपर के जो थे वे जीव के किसी विशिष्ट परिणाम को लेकर नीचे आने लग गए। तो नीचे आएंगे तो कहाँ दिए जाएंगे, कह रहे कुछ अमाउंट उदयावली में दिया जाता है, वेरी स्मॉल अमाउंट, एक भाग उदयावली में और बहुभाग ऊपर उदयावली के बाहर वाले निषेकों में। एक भाग उदयावली में और फिर बहुभाग उदयावली के बाहर वाले निषेकों में दिया जाता है। बाहर वाले निषेकों में सबको समान रूप से दिया जाता है क्या, नहीं,
उदयावली के बाहर जो पहला निषेक है उसको मान लीजिए 1 देंगे। फिर जो दूसरा उदयावली के बाहर जो दूसरा निषेक है उसको असंख्यात गुना ज्यादा देंगे। तो मान लीजिए हमारा असंख्यात 4 है तो 4 निषेक देंगे। फिर तीसरे निषेक में कितने देंगे, उससे असंख्यात गुना, तो उसको 4 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 परमाणु वहां दिए जाएंगे। और उससे आगे असंख्यात गुना, तो 16 4 जा 64, ऐसे असंख्यात गुना ज्यादा ऊपर ऊपर दिए जाएंगे। तो एक इमेजिन करने के लिए आपको ऐसा महसूस होगा क्या, उदयावली के जस्ट बाहर का निषेक में 1 परमाणु आया है, उसके दूसरे निषेक में 4 परमाणु आए हैं, उसके ऊपर के निषेक में 16 परमाणु आए हैं, उसके ऊपर के निषेक में 64 परमाणु आए हैं। तो आप इमेजिन कर रहे हैं थोड़ा टेपर बढ़ते जा रहा है, परमाणु बढ़ते जाएंगे तो अपने आप क्या होगा, स्टैक बड़ा होता जाएगा। तो ये इस प्रकार गुण श्रेणी होती हुई दिखाई देगी। तो इन शॉर्ट, ऊपर में कम हो रहा है, उदयावली जैसी है वैसी है लगभग, और उदयावली के बाहर थोड़ा सा कर्म के निषेक फैल गए हैं। तो ये थोड़ा सा घड़ाकार, ऐसा एक घड़ाकार हो रहा है, उदराकार हो रहा है। तो ये इस प्रकार की रचना वहां पर होती है। इस पर्टिकुलर रचना को गुण श्रेणी कहते हैं। मतलब क्या, जीव के किसी विशिष्ट परिणाम को लेकर ऊपर की स्थिति वाले कर्म नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं। तो नीचे कहाँ मिलते हैं, उदयावली के जस्ट बाहर ज्यादा मिलते हैं, और वहां के फिर निषेक फैल जाते हैं, और उस पर्टिकुलर स्थान को गुण श्रेणी कहते हैं, अर्थात गुण श्रेणी से युक्त निषेक कहते हैं। ओके, और उनमें भी जो सप्लाई होता है वो हीनादिक होता है। आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, कोई एक 20 मंजिली बिल्डिंग है। ओके, अब 20 मंजिली बिल्डिंग है तो इमेजिनेशन ही है, मैं काल्पनिक बात कर रहा हूं, तो ये नैगम नई की बात है, कल्पना विषय की बात है। तो 20 मंजिली बिल्डिंग है, अचानक क्या हो गया कि और हर मंजिल पर हमने 10-10 फ्लैट्स रखे हैं। ओके, हर मंजिल पर 10 फ्लैट्स रखे हैं, लेकिन अचानक क्या हो गया कि ये निश्चित हुआ कि जो 20वें मंजिल पर, 19वें मंजिल पर, 18वें मंजिल पर जो कोई फ्लैट्स है वहां पर 3-3 ही फ्लैट्स रहेंगे। तो जो 7-7 फ्लैट्स है वो कहाँ जाएंगे, तो कह रहे हम ऐसा इमेजिन करें कि जो 5वां फ्लोर है, 5वें फ्लोर तक हमने उदयावली मानी, फिर 5वें फ्लोर को हम थोड़ा सा और साइडवेज तिर्यक रूप में हम उसको एक्सपांड करेंगे, वहां पर 2-3 फ्लैट्स एक्स्ट्रा करेंगे। फिर जो 6ठा फ्लोर है वहां पर 4-5 फ्लैट्स एक्स्ट्रा करेंगे, मतलब जो 10 थे वो तो होंगे ही होंगे, प्लस 6 फ्लैट्स। फिर और 7वें फ्लोर पे जाएंगे, वहां पर हम और 7-8 फ्लैट्स एक्स्ट्रा करेंगे। तो आप थोड़ा सा उस बिल्डिंग का आकार इमेजिन कीजिए, क्या होगा, उदयावली सीधा, ओके, 5वें फ्लोर तक, और फिर उसके आगे ऐसा टेपरिंग, और फिर से ऐसा घटता हुआ, फिर से ऊपर ऐसा फिर से टेपरिंग होगा। समझ में आ रहा है क्या, ये कुछ इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है। इस पर्टिकुलर व्यवस्था को गुण श्रेणी कह रहे हैं, अर्थात जीव अपने विशिष्ट परिणामों को लेकर ऊपर के कर्मों को नीचे ही वर्तमान में ही लेके आ रहा है। क्यों लेके आ रहा है, अरे जल्दी जल्दी उदय में लेके आ रहा है। अब इस जीव को रहना नहीं है ना, रहना नहीं है तो फटाफट ऊपर के सब कर्मों को नीचे लेकर आएगा, इसको निकल जाना है। ओके, निकल जाना है मतलब मुक्त होना है, जो कुछ व्यवस्था करनी है तो उसके लिए हर समय में ये ऐसी व्यवस्था होगी। तो जल्दी जल्दी उदय में लाकर खिरा रहा है कर्मों को। ओके, इसी को क्या कहते हैं जी, द्रव्यानुयोग। इसी को कौन सी निर्जरा कहता है, गुण श्रेणी निर्जरा।
गुण श्रेणी निर्जरा ऐसा भी कहेंगे, निर्जरा भी कह दिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो कौन सी निर्जरा है, अकाम निर्जरा या सकाम निर्जरा, सकम। सकाम निर्जरा कहेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन है तो ये गुण श्रेणी निर्जरा। ओके चलिए, हाँ बोलिए ना भैया। ये श्रेणी मानना जो कहते हैं वो इसी को कहते हैं क्या? श्रेणी मानना अपन उसकी चर्चा अलग से करेंगे, इसको श्रेणी मानना नहीं कहेंगे, लेकिन श्रेणी में ये काम होने वाले हैं। क्या कहा? श्रेणी मानना इसको नहीं कहते हैं, लेकिन श्रेणी में ये काम होने वाला है, अपूर्वकरण में ऐसा काम होता ही होता है। ओके, तो कहीं पर भी होने दीजिए, श्रेणी के गुण स्थानों में होने दीजिए या श्रेणी नहीं मान रहा है उस समय में भी अपूर्वकरण होने दीजिए, ये ऐसा ही काम होता है। कर्मों के निषेकों में ऐसी ही व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था को गुण श्रेणी कहते हैं। ओके अब ना हमको इसको समझना है कि कितने निषेध कब दिए जाते हैं। थोड़ा सा ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, इसलिए ये भी हमको समझना है कितने मात्रा में निषेध दिए जाते हैं, ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए, अब मानते हैं कि पहले समय में जीव के किसी विशुद्ध परिणामों के कारण 85 कर्म प्रकृतियां ऊपर से नीचे आ गई। कितनी आ गई? 85। तो 85 को डिवाइड करना है, 85 को डिवाइड करना है 4 समय में। वैसे असंख्यात समय तक ये डिवाइड होते जाएंगे। क्यों? जितना अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण का काल है उतने काल तक तो ये निरंतर उसमें सप्लाई होने वाला है। क्या कहा फिर से? जितना अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण का काल है उतने काल तक तो क्या होने वाले हैं? ये गुण श्रेणी होते जाने वाली। उतने समयों के निषेकों में ये गुण श्रेणी होने वाली। आप कितने जन पकड़ पा रहे हैं, थोड़ा सा मुझे समझाइए। जैसे एग्जाम्पल दे दूं मैं, मान लीजिए कि 10 बज के 10 मिनट 10 मिनट से 10 मिनट तक ये अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण का काल है। तो बट नेचुरल जीव के परिणाम को लेकर ये जितने भी निषेक आने वाले हैं ये उसमें ही बैठने वाले हैं। ज्यादा बहुभाग उसमें ही बैठने वाला है और एक भाग उदयावली में जाने वाला है। ये थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? ये इस प्रकार चलने वाला है। ओके, बढ़ते हैं। और एक बात याद रखना है, ये गुण श्रेणी जो हो रही है ये आयु कर्म को छोड़कर हो रही है। आयु कर्म में कभी भी गुण श्रेणी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक समय में एक ही उसका निषेध पड़ा है, तो उसमें श्रेणी उसका गुण श्रेणी करने के लिए ऊपर से हटाने के लिए कुछ पड़ा नहीं है हमारे पास में। ओके, तो एक बात, आयु कर्म को छोड़कर बाकी 7 कर्मों में गुण श्रेणी होती है। ओके, और विशेष रूप से ये गुण श्रेणी उदयावली के ऊपर के निषेकों में दी जाती है। यद्यपि उदयावली में भी एक भाग बहुत छोटा होता है वो दिया जाता है, लेकिन विशेष रूप से बहुभाग जो है वो उदयावली के ऊपर दिया जाता है। और उदयावली मतलब क्या? एक अवली में उदय में आने योग्य जो कर्मों के निषेक है उसको उदयावली कहते हैं। ओके, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ना है। हम क्या देख रहे हैं? वैसे हम क्या देख रहे हैं अभी? गुण श्रेणी देख रहे हैं। किसमें हो रही है गुण श्रेणी? किसमें हो रही है? अपूर्वकरण का एक आवश्यक है। अपूर्वकरण, हाँ जी, अपूर्वकरण का एक आवश्यक है। अधकरण के 4 आवश्यक हुए, वो तो हो ही रहे हैं, प्लस अब अपूर्वकरण का पहला आवश्यक, उसकी चर्चा कर रहे हैं, गुण श्रेणी। गुण श्रेणी मतलब क्या? ऊपर के निषेकों को निकालना
और उदयावली के बाहर वाले निषेकों में लाकर डंप कर देना। बस इतनी इजी भाषा में। क्या ऊपर के निषेकों में से निकालना कर्मों के निषेकों को, और नीचे उदयावली के बाहर के निषेकों में लाकर डंप कर देना। ओके, इतना काम जो हो रहा है इसको गुण श्रेणी कह रहे हैं। ओके, आप थोड़ा सा और नोटिस करना कि जैसे जैसे वे ऊपर के कर्म या निषेक निकलते जाएंगे, नीचे ही आकर खिर रहे, तो ऊपर क्या रहेगा? ऊपर क्या रहेगा? खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा मतलब क्या? जब कर्म ही नहीं रहेगा, जो कर्म ही घातने वाली प्रकृति ही नहीं रहेगी, तो जीव उस समय में क्या करता होगा? और विशेष रूप से अपने आत्मा में स्थित होगा। ओके, और विशेष रूप से वो तन्मय हुआ होगा और स्थिरता बढ़ गई होगी, क्योंकि उसको बाधा करने वाला कोई कर्म का उदय भी सामने नहीं है ना। तो अपने आप परिणाम विशेष रूप से अपने स्वरूप में मग्न होते हैं। ठीक है, इसलिए फटाफट इन कर्मों को अभी वर्तमान में जल्दी जल्दी उदय में लाकर खिरा रहे हैं। ओके, अब देखिए हमको प्रोसेस समझना है गुण श्रेणी का। तो हमने क्या कहा? हमने माना कि पहले समय में 85 परमाणु खिर गए, ऊपर से 85 परमाणु खिर गए। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो कह रहे हैं उदयावली के बाहर का जो पहला निषेक है उसमें हम मानेंगे एक निषेक दिया, पहले निषेक में एक परमाणु दिया। ओके, दूसरे में कितना जाना है इसका कोई निश्चित क्रम है क्या? हाँ, क्रम है। कह रहे असंख्यात गुना ज्यादा, असंख्यात गुना ज्यादा परमाणु दूसरे निषेक में देंगे। असंख्यात गुना ज्यादा मतलब आप विचार करना, एक दो में आने वाले नहीं है, ये तो अनंतों में परमाणु नीचे आने वाले हैं। और उसमें डिवीजन कैसे हो रहा है? अल्प भाग नीचे दिया और उससे उसका असंख्यात गुना भाग ऊपर वाले में दिया, असंख्यात गुना अधिक भाग ऊपर दिया। तो पहले निषेक में अगर मतलब उदयावली के बाहर के पहले निषेक में एक दिया, तो दूसरे निषेक में असंख्यात गुना, हमने असंख्यात की वैल्यू मानी है 4, तो दूसरे निषेक में कितने देंगे? 4 परमाणु देंगे। फिर तीसरे निषेक में कितने देंगे? उससे असंख्यात गुना, तो 4 गुना 4 कितना हो गया? 16 हो गया। और चौथे निषेक में कितने होंगे? 16 गुना 4 64। अब इनका सबका संकलन कीजिए, 64 प्लस 16 कितना हो गया? 80। 80 प्लस 4 84, 84 प्लस 1 85। तो हमारे 85 परमाणु खत्म हो गए। ओके, ये तो एक समय में जो परमाणु नीचे आए उसकी चर्चा है। अब ये प्रत्येक समय में हो रहा है। अब दूसरे समय में फिर से एक स्टैक नीचे आने वाला है, तो दूसरे समय में जो आने वाले हैं वो कितने होंगे? कह रहे इससे असंख्यात गुना होंगे, अर्थात हमने असंख्यात की वैल्यू कितनी मानी है? 4। तो दूसरे समय में आने वाले की, पहले समय में 85 आए, तो दूसरे समय में कितने आएंगे? बोलिए, दूसरे समय में कितने आएंगे? 85 इंटू 4 340। 340 आएंगे। पहले समय में तो 85 आ रहे थे, तो थोड़े आपको ख्याल में आ रहा है विशुद्धि बढ़ी तो ज्यादा खिरना चालू हो रहा है ऊपर से, ये भी आप नोटिस करना। अब हम तो काउंटिंग कर रहे हैं 340 में, वे अनंतों में आने वाले हैं नीचे, और सबका अपने आप डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो अब क्या किया हमने? पहले में 85, दूसरे में अब 340 का बंटवारा करना है। ओके, अब पहले समय में कितने देंगे? पहले समय में अभी 1 दिया था, अब यहां पहले समय से असंख्यात गुना देना है, मतलब 4 दे दीजिए। फिर दूसरे समय वाले निषेक में कितने देने हैं? 4 चौक 16 दे दीजिए। फिर उसके आगे 64 दे दीजिए। फिर चौथे में 256 दे दीजिए। ऐड कीजिए अब ये 256 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 4 कितने होंगे? 340 हो गए। देखो ये 340 हो गए।
अब और ऊपर से लाओ, उसको और असंख्यात गुना से ये करो, ये बराबर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे। तो आप इमेजिन करना, पहले समय में कितने आया था, 1 4 16 64। दूसरे समय में उसके साइड में ही आप 4 16 64 256 ऐसा लगाइए। तो आप देखना थोड़ा सा ऐसा एक ट्रेपेजॉइडल ऐसे कर्मों की निषेक दिखाई देने लगेंगे। थोड़ा सा अनुमान के स्तर पे आप थोड़ा सा विचार करना, तो अपने आप में ये ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में ये निषेक हमको दिखाई देंगे। कहाँ दिखाई दे रहे हैं, उदयावली के बाहर। ओके, थोड़ा सा अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, तो 5 मिनट में ये पढ़ेंगे और फिर आज के लिए रुकेंगे। समय काफ़ी हो गया है, मैं जानता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन प्रकरण इतना था कि वो समझाने के लिए थोड़ा सा दम लग रहा है। ओके, दम मतलब मैं थक नहीं रहा हूँ, मुझे समझाने की मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा क्लियर हो। ओके ओके, हाँ जी। देखो, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, पेज नंबर 129 के नीचे से पढ़ते हैं। ओके, तो वहाँ से पूरी क्लैरिटी आ रही है। और मेरा सबसे अनुरोध है कि आप फिर से ये प्रकरण, ये सॉफ्ट कॉपी अपने ग्रुप पर लगी ही है, और अपन मंगल विद्यापीठ पर भी चाहे तो ये डाल सकते हैं, अगर नहीं होगी तो वो वहाँ से रेफर कर सकते हैं। देखो, पढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है। पूर्व के निषेक में तो कर्म परमाणु थे ही। ओके, पूर्व के मतलब ऑलरेडी निषेक रचना में कर्म परमाणु है ही। अब उनके साथ इतने सारे परमाणु आ मिलते हैं जो साथ साथ उदय में आ जाएंगे। मान लो एक समय में 85 परमाणु का अपकर्षण होकर गुण श्रेणी में दिए। पहले समय में 85 परमाणु आ गए, तो प्रथम निषेक में एक, पहले निषेक में कितने दिए, उदयावली के बाहर की बात चल रही है, एक परमाणु दिया। द्वितीय निषेक में 4 मतलब असंख्यात गुना। फिर तीसरे निषेक में 16, चौथे में 64 परमाणु दिए। यहाँ हमने गुण श्रेणी 4 समयों की मान ली है, 4 समय की मानी है कितनी, असंख्यात समयों की है। ओके, मान लिए, तथा असंख्यात का प्रमाण भी 4 माना है। यह बात एक समय की है, दूसरे समय में उससे भी असंख्यात गुना परमाणु अपकर्षित होंगे। अर्थात पहले समय में कितने हुए थे, 85, दूसरे समय में कितने होंगे, असंख्यात गुना, अर्थात 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितने होंगे, 340। दूसरे समय में उससे भी असंख्यात गुना परमाणु अपकर्षित हुए। मान लेते हैं 85 इंटू 4 दैट इज 340 परमाणु गुण श्रेणी में दिए जाएंगे। उसे भी उसी पद्धति से असंख्यात गुणा क्रम से दिए जाएंगे। प्रथम निषेक में 4, द्वितीय निषेक में 16, तीसरे निषेक में 64, चौथे निषेक में 256। इसी प्रकार प्रति समय असंख्यात गुणा क्रम से परमाणु अपकर्षित होते हैं और गुण श्रेणी में दिए जाते हैं। जब वे निषेक उदय में आएंगे तब असंख्यात गुणा समय प्रबद्ध की निर्जरा होती है। इसे गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। समझ में आया? तो अब ये चार्ट, अभी वो फिगर देखिए, वो पूर्व निषेक मतलब क्या, एज इट इज पहले में जो कर्म की जीव कोई परिणाम कर नहीं रहा है, जैसे है वे पूर्व निषेक के वहां पर स्टैक्स दिखाई दे रहे हैं। अब जीव ने विशुद्ध परिणाम किए, उस विशुद्ध परिणाम से क्या हुआ, ऊपर की स्थिति वाले कोई कर्म निषेक थे, वे परमाणु नीचे आ गए। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो पूर्व निषेक में जो पहले समय का निषेक है, सबसे बॉटम वाला, उसको 1 परमाणु दिया। फिर दूसरे समय वाला जो है उसको 4 परमाणु दिए। फिर तीसरे समय वाला जो है उसको 16 दिए। फिर चौथा जो है उसको कितने दिए, 64 दिए। अब दूसरे समय में क्या हो गया, फिर से कुछ निषेक आ गए। अब थोड़ा समझना हो, यहाँ पर
वो अब कैसे, चार, इसको एक का असंख्यात गुना कितना हो गया, चार, तो वो चार आएंगे। फिर चार का असंख्यात गुना, चार चौक 16, तो वो उसको 16 ले रहे हैं। फिर 64, फिर 256, ऐसे 256 दिए। और ये देखो, ये तो चार समयों का अपना क्या है, ये अपूर्वकरण में दिए जा रहे हैं। है कितने, असंख्यात समय के लिए, क्योंकि अंतर मुहूर्त काल के लिए ना अपूर्वकरण, तो काफी इतने डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार समय के लिए नहीं होगा, असंख्यात समय में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आप विचार करना कितना सहज और लॉजिकली सब कार्य हो रहा है। तो इससे हमारा विश्वास बैठता है कि नहीं, अगर कोई भगवान ये सब करने बैठे तो वो पागल हो जाएगा। यहाँ का कुछ कम हो गया, वहां का कुछ कम हो गया, तो कितना पूरा अव्यवस्था हो जाती। जो सब व्यवस्थित क्रियाएं हो रही है, वे सारी क्रियाएं अव्यवस्थित हो जाती। तो इसलिए ये स्वयं चलित व्यवस्था है, ये मानना कितना जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो सहज ही हमारा ये और एक लाभ हो गया कि हमको कर्मों में कुछ करना नहीं है, हमको कर्मों के प्रति ध्यान भी नहीं देना है, हमको तो उदय के प्रति ख्याल भी नहीं रखना है, हमको तो अपने शुद्धात्मा के प्रति एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व हमारे शुद्धात्मा के प्रति करना है। जैसे ही हम अपने प्रति अपनत्व स्थापित कर देते हैं, तो सहज ही ये बाहर में कार्य होते हैं, करना नहीं पड़ता है। लेकिन बताए क्या, जीव को अपने परिणामों की ताकत बतानी है, कितनी ताकत है, कितना स्ट्रांग है ये जीव, कितना महाशक्तिवान पदार्थ है, उसको इन कर्मों के अपेक्षा से ये बताया जा रहा है। इसका मतलब कर्म स्ट्रांग है ये नहीं, जीव स्ट्रांग है, तब जाकर कर्मों में भी ऐसी विशेषता हमको दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है क्या? तो सहज ही अपने स्वरूप का की महिमा हमको इस प्रकरण से आ रही है। अपूर्वकरण की हमने गुण श्रेणी को समझा। कल गुण संक्रमण, स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात और अनिवृत्तिकरण, इसको देखेंगे। और फिर अपन अपनी त्रिकरण परिणाम को अपना कार्य हो जाएगा। उसके बाद अनिवृत्तिकरण में तो कुछ खास ज़्यादा है नहीं एक्सप्लेनेशन के स्तर पर, लेकिन अपूर्वकरण के और 3 आवश्यक बचे हैं, उसको भी अपन लेंगे। और फिर अपन यथा योग्य अपने टॉपिक से जुड़ जाएंगे। आज के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है?